हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज हमारा टॉपिक रहेगा फेडरलिज्म इन इंडिया, भारत में संघवाद, जेनेसिस, जर्मिनेशन एंड एवोल्यूशन। इसका विकास देखेंगे। जेनेसिस यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। जर्मिनेशन होता है कोई बीज, सीड। ओके, सीड को जब हम किसी चीज़ में जर्मिनेट करते हैं, बोते हैं, तो फिर वो फूटता है, अनुकरण होता है उसका, वो होता है जर्मिनेशन। कहाँ से उत्पत्ति, एक्चुअली हम कह सकते हैं कहाँ से इसकी उत्पत्ति, जड़ें देखने को मिलती हैं। स्टार्ट करते हैं। इंडियन फेडरलिज्म इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। जो भारत का संघवाद है उसका जो विकास हुआ है, उसका जो रिजल्ट है ना, वो इंडियन फेडरलिज्म। ये किस चीज़ का रिजल्ट है? एक बहुत ही हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हुआ है, लंबे समय से विकास चलता आ रहा है इसमें। उसके कारण इसका जो है जर्मिनेशन इन्वॉल्विंग कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, इसके अंदर जो उपनिवेशिक प्रशासनिक अनुभव थे वो भी शामिल थे। नेशनलिस्ट डिमांड्स जितनी भी थी, राष्ट्रवादी डिमांड जिसे हम कह सकते हैं। द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, वास्तव में इसमें पार्टीशन का ट्रॉमा भी शामिल है। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है। एंड कॉन्शियस पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग, और जो हमारी संविधान का निर्माण है वो भी इसके अंदर शामिल है। ओके, इट रिफ्लेक्ट्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फेडरल प्रिंसिपल, और ये अपने अंदर एक यूनिक क्या होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अलग जैसा अपने अंदर इसमें एक फेडरल प्रिंसिपल्स हैं, अलग अलग सिद्धांत है, बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है ये, और विद अ स्ट्रॉन्ग यूनाइटरी बेसिस। साथ में इसमें हमने फेडरल प्रिंसिपल्स को भी यूज़ किया है, एकात्मकता की जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं उनको भी लिया है। मेंशन नेशनैलिटी यूनिटी, ताकि हमारी नेशनल की यूनिटी बनी रहे, राष्ट्र की एकता। हम क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे? सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे जेनेसिस एंड जर्मिनेशन ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, क्या उत्पत्ति के कारण, अंकुर बीज देखते हैं इसमें। द सीड्स ऑफ फेडरलिज्म, जो फेडरलिज्म यानी संघवाद के जो बीज होते हैं ना, वो इन इंडिया वर शोन मच बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब बहुत पहले ही, स्वतंत्रता से बहुत पहले ही देखने को मिल जाते हैं। दे जर्मिनेटेड थ्रू कॉलोनियल पॉलिसीज, लेकिन उनका अनुकरण जो होता है, यानी बीज जो है उसमें से पत्ते, यानी हम कह सकते हैं अंकुरित कब होते हैं, जब कॉलोनियल पॉलिसीज, औपनिवेशिक जो नीतियाँ आती है। एंड मैच्योर्ड ड्यूरिंग द, मैच्योर कब होती है, परिपक्व कब हो जाती है, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जब हमारा होता है तब हो जाती है। कॉलोनियल लेगेसी देखी जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कैसे अपने जितने भी डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकल अथॉरिटी को पावर दे देना, और जो पहले किसके हाथ में थी, सेंटर के हाथ में थी, बाद में जाके वो पावर सारी की सारी किसको देना, लोकल अथॉरिटीज़ को। कॉलोनियल लेगेसी देखेंगे, यानी ब्रिटिश लोगों ने अपनी पावर्स लोकल अथॉरिटी को दे दी, उस समय से ही देखने को मिलता है। सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस है पोस्ट 90, जब हम देखते हैं 1958 के बाद जो है सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस हो जाती है। ओके, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 की क्रांति के बाद द ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश क्राउन है यानी ब्रिटिश लोग हैं, वो क्या करते हैं, सारा कंट्रोल ले लेते हैं इंडिया का अपने हाथों में। द एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड, और वहाँ का जो प्रशासन होता है किन के हाथों में चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, लोकल पावर्स नहीं होती है लोगों के पास, सब कुछ ब्रिटिश शासन कंट्रोल करता है। प्रोविंसेस हैड नो रियल ऑटोनॉमी, जो हमारी प्रोविंसेस थी, प्रांत की जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थे, राजा महाराजाओं के प्रोविंसेस थे, उनके पास कोई ऑटोनॉमी, कोई स्वायत्तता नहीं होती है। ठीक है, सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, ब्रिटिश ऑटोनॉमी कंट्रोल करती है। इनिशियल स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे स्टेप्स थी जो कदम उठाए गए थे पावर्स को लोकल अथॉरिटी तक देने की, यानी ब्रिटिश लोगों ने दिए थे। यानी कि यहाँ हम देखते हैं कि उस समय जो है क्या इनिशियल स्टेप्स उठाए गए थे डिसेंट्रलाइजेशन के, सत्ताओं को नीचे लोकल अथॉरिटी तक बांटने के। लॉर्ड रिपन्स रिजोल्यूशन आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर, कब आता है, 1982 के अंदर। और लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर भी कहा जाता है इंडिया के अंदर। प्रमोटेड लोकल सेल्फ गवर्नेंस, की खुद नीचे की जो लोकल लोग हैं, जो जनता है, वो अपना शासन खुद संभालेंगी, जिसमें आती है म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आती हैं उसमें। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट मूव टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन, यही पहला कदम था डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का। बट बिल्डिंग पॉलिटिकल कंसिस्टेंस अमंग इंडियंस, ताकि इंडियंस के अंदर खुद के शासन, राजनीति को बिल्ड करने का जो कॉन्शियसनेस है, जो जागृति है, वो
पैदा हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, इसकी डिटेल स्टडी हमने हमारे वीडियो में की है, इसमें हम नॉर्मली देखेंगे। इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था डायरार्की को, यानी द्वैतवाद शासन को। सब्जेक्ट डिवाइडेड रिजर्व्ड, जिसमें बात आती है रिजर्व्ड जो कि गवर्नर कंट्रोल करता था, और ट्रांसफर्ड जो इंडियन मिनिस्टर्स कंट्रोल करते थे। दिस वॉज द फर्स्ट फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ क्वासी फेडरल प्रिंसिपल। आप देख सकते हैं इसमें क्वासी फेडरल कैसे हैं, क्योंकि इसमें रिजर्व्ड है, सेंटर भी कंट्रोल कर रहा है और लोकल अथॉरिटीज़ में इंडियंस भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एज अ पहली बार ऐसा हुआ था कि क्वासी फेडरल प्रिंसिपल को ब्रिटिश इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखेंगे 1935 में, इसमें हम बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं, हमने डिटेल में सब कुछ कवर किया हुआ है, आप जाके हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री इंडिपेंडेंस ब्लूप्रिंट फॉर फेडरलिज्म की हम बात करते हैं। ये जो 1935 है ना, आज का कॉन्स्टिट्यूशन इसका ब्लूप्रिंट माना जाता है, क्योंकि जब पहले प्री इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं था जिसके अकॉर्डिंग हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रन कर सके, तो इसके हिसाब से हमने कई दिनों तक, जब तक हमारा संविधान पूरा निर्माण होकर रेडी नहीं हो गया था, हमने इसको फॉलो किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्री इंडिपेंडेंस ब्लूप्रिंट था हमारे संघवाद के लिए। प्रपोज्ड ऑल इंडियन फेडरेशन की बात की थी, ऑल इंडियन फेडरेशन को इसने प्रपोज किया था। क्लियर डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिला इसमें सेंटर और प्रोविंस के बीच में, जिसमें कौन कौन थे, जैसे फेडरल, प्रोविंस और कॉन्करेंस लिस्ट की इसमें इंट्रोडक्शन हुआ। ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस, प्रांतों को अब स्वायत्ता दी जाने लगी थी। इमरजेंसी पावर्स ऑफ द सेंटर अंडर माइंड फेडरलिज्म, लेकिन जो इमरजेंसी पावर थी जो किसके पास थी, सेंटर के पास, वो अंडरमाइन करती है फेडरलिज्म को, संघवाद को, क्योंकि इमरजेंसी पावर किसके पास है, ओनली सेंटर के पास है। तो ये सेंटर के पास है, स्टेट के पास तो है नहीं, इसीलिए ये किस चीज़ को कमज़ोर करती है, फेडरलिज्म को, क्योंकि फेडरलिज्म में साफ कहा गया है सेंटर और स्टेट अलग अलग बंटी हुई रहेगी पावर्स, और सिर्फ पावर्स ये है सेंटर के पास, स्टेट को भी दो, ऐसा था। हाउएवर, लेकिन फिर भी तो हम देखते हैं फेडरेशन वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड फुल्ली, प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट एक्सेड। फेडरेशन जब तक इम्प्लीमेंटेड नहीं हो सकता, जब तक प्रिंसी स्टेट को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, पूरी तरीके से स्वायत्ता नहीं दी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं, इसका कंक्लूजन देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट को कवर करेंगे। इसका कंक्लूजन है कॉलोनियल डिसेंट्रलाइजेशन, जो औपनिवेशिक विकेंद्रीकरण है, एफर्ट्स वर लिमिटेड, रिलक्टेंट एंड ऑफन मोटिवेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड बट दे प्लांटेड आइडियाज डिफरेंशिएटेड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड इसेंशियल फॉर फेडरलिज्म। जो औपनिवेशिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण के जो एफर्ट्स थे, जो प्रयास थे, वो सीमित थे, बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे, ज़्यादा मतलब इच्छा नहीं थी, अनिच्छुक थे, प्राय प्रशासनिक सुविधा से प्रेरित थे। वो अपनी और प्रशासनिक सुविधा उन्हें मिल जाए ताकि लोकल अथॉरिटीज़, उनका बर्डन कम हो जाए, इसीलिए थे। लेकिन उन्होंने बाद में संघवाद के लिए आवश्यक विभेदिक राजनीतिक प्राधिकार के विचारों को भी जन्म दिया। बाद में जाकर, पहले तो वो अपनी अथॉरिटी, अपनी सुविधा के लिए ऐसा कर रहे थे ब्रिटिश लोग कि ठीक है लोकल अथॉरिटी को दे देते हैं, हमारा बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन बाद में वही चीज़ जो है जर्मिनेट होती है, लोगों में आता है कि हाँ हमको खुद का शासन करना चाहिए। तो ये चीज़ उनके लिए एक बाद में मोटिवेशन का काम करती है। उसके बाद हम देखते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट्स एंड फेडरल डिमांड्स क्या क्या थी और क्या क्या नेशनलिस्ट मूवमेंट्स होती है, और जिससे हम जो लोग थे, लोकल लोग थे, वो फेडरल की डिमांड करते हैं कि हमें भी वही अपनी शासन करने की आज़ादी दो, स्टेट्स को भी, ज़्यादा सेंट्रल कंट्रोल सही नहीं है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं पहले हम लोग। ओके, उसमें आता है डिमांड्स फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो डिमांड करती थी कि हमें ज़्यादा स्वायत्ता दी जानी चाहिए। बिकेम सेंट्रल टू नेशनलिस्ट एजुकेशन, स्पेशली पोस्ट 1920 के बाद ये डिमांड उठती है। फिर हम देखते हैं कराची रेजोल्यूशन 1931 का, उसमें क्या कहा गया, एम्फेसाइज फेडरल स्ट्रक्चर एज अ फंडामेंटल राइट। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, उसको फंडामेंटल राइट के जैसा जोर दिया गया उस पर। क्रिप्स मिशन आता है 1942 के अंदर। ये क्या ऑफर करता है, पोस्ट वार डोमिनियन स्टेटस विद अ फेडरेशन। वार के बाद आता है ये, और ये कहता है कि फेडरेशन को स्टेटस दिया जाए, डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। रिजेक्टेड बाय कांग्रेस बिकॉज ऑफ एम्बिगियस प्रोविजंस। इसमें ऐसे बहुत ही खराब प्रोविजंस थे, इसीलिए कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को जो है रिजेक्ट कर दिया था बाद में, क्योंकि इसमें आपको जो कांग्रेस थी उसे पूरी तरीके से आज़ादी के बीज नहीं दिख रहे थे। कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 के अंदर। ये क्या करता है, प्रपोज लूज 3 टायर फेडरल अरेंजमेंट। ये एक तरह से लूज 3 टायर की अरेंजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाता है। प्रोविंसेस गिवन सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी, इसमें कहा जो प्रांत है उनको स्वायत्त सत्ता दी जाएगी।
सेंटर ओनली कंट्रोल्ड डिफेंस, जो सेंटर है वो सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेगा, बाकी सारी सत्ताएं प्रोविंस को दी जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया। 10 बाय द टाइम इंडिया अप्रोच इंडिपेंडेंस, जैसे ही इंडिया ने इंडिपेंडेंस प्राप्त किया, देयर वॉज ऑलरेडी अ स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल एक्सपेक्टेशन, फिर लोगों में एक ऐसी राजनीतिक डिमांड उठ गई कि फेडरल पॉलिटिकल अरेंजमेंट चाहिए, हमें हमारी पावर अलग चाहिए, सेंटर अपनी अलग करे, स्टेट अपनी अलग बनाए, बैलेंसिंग प्रोविंशियल आइडेंटिटीज, ताकि हम हमारी प्रांत की खुद की आइडेंटिटी बना सके अपने एक पॉलिटिक्स के अंदर, नेशनल यूनिटी के साथ साथ। ओके, फिर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, विकास देखना पड़ेगा कि कैसे संघवाद का विकास हुआ था इंडिया के अंदर। द इवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म एक्सेलरेटेड अराउंड इंडिपेंडेंस, और किसके और घूमता रहता है, इंडिपेंडेंस के अराउंड घूमता है, ड्यू टू कम्प्लेक्स सोशो पॉलिटिकल चेंजेस, क्योंकि हमारे जब हमें स्वतंत्रता मिली थी ना, उस समय वहाँ के सामाजिक और राजनीतिक बहुत परिवर्तन हुए थे, सत्ताएं पलट गई थी, इधर से उधर पार्टीशन, तो ये सब देखने को मिलता है। उस टाइम पार्टीशन का ट्रॉमा भी हमें देखने को मिलता है। ओके, और जिस टाइम पार्टीशन हुआ था उस टाइम डिमांड कैसे उठी कि हमें हमारे भाषाई आधार पर हमें आइडेंटिटी को रीऑर्गेनाइज करो, पुनर्गठन करो हमारा, तो ये सब उस टाइम देखने को मिला था। सबसे पहले देखते हैं कि इवोल्यूशन फ्रॉम कॉलोनियल से, यानी जो कॉलोनियल क्या होता है, जो बाहर के विदेशी लोग हैं हम पर कॉलोनी अपने उपनिवेश स्थापित करें, तो वहाँ से लेके कॉलोनियल फेडरलिज्म से लेके, पहले कौन सा फेडरलिज्म था जो ब्रिटिश लोग करते थे, ठीक है, यानी कॉलोनियल फेडरलिज्म से लेके टू पोस्ट इंडिपेंडेंट फेडरल स्ट्रक्चर तक का हमारा इवोल्यूशन चला था, यानी ब्रिटिश से लेके आज हमारा जो फेडरलिज्म है वहाँ तक की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स की बात करते हैं, जो कहाँ क्या थी, 1946 से 1949 में डिबेट चलती है। किस चीज़ की डिबेट चलती है, फेडरल स्ट्रक्चर वॉज अ डिबेटेड थॉरोली। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर था ना, ये अपने आप में सबसे बड़ा डिबेट था, एक बहुत डिबेट का मुद्दा था। ओके, Dr. B.R. Ambedkar termed India's constitution as both federal and unitary according to the requirement of the time and circumstances. जो B.R. अम्बेडकर वो बताते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो संविधान है, वो दोनों तरीके की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यानी कि जब ज़रूरत पड़ेगी यूनाइटरी की, एकात्मक संघवाद की, तो वो वैसा बन जाएगा, फेडरल की तो वो वैसा बन जाएगा। ओके, दोनों तरीके से रहेगा, जैसी परिस्थितियाँ होगी, सर्कमस्टांसेस जैसी होगी वैसे एक्ट करेगा, तो उन्होंने उसको ऐसा बनाया है। थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 के अंदर क्या क्या हुआ था। तो इसके अंदर जो है, डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट कह दिया था कि संघ, राज्यों का संघ है एक भारत। तो आर्टिकल 1 में जिसकी बात की है, फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। इंडिया में डुअल पॉलिटी है, द्वैत जो शासन है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखने को मिलती है हमारे यहाँ, जिसमें आपकी पावर्स यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और 7th शेड्यूल में इसकी बात की गई है। ओके, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी यहाँ पर सबसे ऊपर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फिर हम देखते हैं यूनाइटेड टिल्ट है, रेसिड्यूरी पावर्स विद सेंटर के पास कही गई है, यानी थोड़ा सा यहाँ पर टिल्ट है ना, किसके तरफ है, सेंटर के तरफ। हम कहते हैं ना झुकाव किसके तरफ है, सेंटर के तरफ है। लास्ट में जाके हमेशा जो है किसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, सेंटर को बनाया गया है। ओके, लास्ट में सुप्रीम कौन है, अथॉरिटी, सेंटर की अथॉरिटी है। तो आर्टिकल 248 कहता है रेसिड्यूरी पावर्स के बाद फिर इमरजेंसी पावर्स आती है, वो किस में आती है, 352 से 360 के अंदर, जिसमें 352 और 356 और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द प्रेसिडेंट देखेंगे हम। ऑल इंडिया सर्विसेज इंश्योरिंग कंट्रोल, इन सब पॉइंट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में। कंट्रोल ओवर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जो IPS, IAS, IFS, वो किसको इंश्योर करेगी, कंट्रोल करेगी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि उनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो राज्यों में होती है। 10 पोस्ट इंडिपेंडेंस फेडरलिज्म, जो बाद में स्वतंत्रता के बाद में जो फेडरेशन हमें मिला था, उसमें क्या होता है, इन इंडिया बिकम स्ट्रॉन्ग सेंट्रल फेडरल मॉडल। और ये हमें कैसे प्राप्त होता है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर फेडरल मॉडल है, ठीक है, फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनाइटरी इन स्पिरिट। आत्मा में तो इसकी एकात्मकता बसी हुई है, एक यूनिटरी है, पर स्ट्रक्चर इसका दूर से दिखने को मिलता है, फेडरल है, ठीक है। ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नीड, जब जैसी ज़रूरत होती है तो वो यूनिटरी बन जाता है अपने आप। तो इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन बताएंगे, पार्टीशन का क्या इम्पैक्ट है, फेडरल डिज़ाइन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। पार्टीशन कब हुआ था, 1947 में। डीपली इन्फ्लुएंस, इस चीज़ को बहुत गहराई से प्रभावित करता है, किस चीज़ को प्रभावित करता है,
हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को। तो नेशनल यूनिटी के कंसर्न आ गए थे उस टाइम, क्योंकि जब पार्टीशन होता है, आपको भी पता है किसी वर्ल्ड के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर जब वार होता है, पार्टीशन होता है, तो लोगों का माइग्रेशन इमाइग्रेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना लगा रहता है। तो इस समय नेशनल यूनिटी कभी भी हार्म हो सकती है। तो इस चीज़ का जो ट्रॉमा है ना पार्टीशन का, वो कम्युनल वायलेंस को, मतलब सांप्रदायिकता को जन्म दे सकता था। इसीलिए जो है क्या किया गया था वहाँ पे कि ऐसे कम्युनल वायलेंस, हिंसा भड़क ना जाए, हाइटेंड फियर्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन थी वहाँ पे, उस टाइम भड़क ना जाए ऐसा था। लीडर्स वर कॉशियस, बहुत ज़्यादा कॉशियस थे, मतलब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि कहीं भी हम अगर ग्रांटिंग टू मच ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस को दे देंगे, अगर किसी भी प्रोविंस को, किसी भी प्रांत को अगर ज़्यादा सत्ता दे दी तो वो कहीं अपनी मनमानी ना करने लग जाए। तो इस चीज़ के लिए वो थोड़ा डर रहे थे ग्रांट करने से, ऑटोनॉमी स्वायत्ता देने से। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, उस टाइम क्या हुआ था, जितनी भी देसी रियासतें थी उनको भारत के साथ मिलाना बहुत ज़रूरी था। तो 562 प्रिंसली स्टेट्स थे, वर इंटीग्रेटेड इंडिया थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशंस, यानी कि हमने क्या किया था, 562 देसी रियासतों को भारत में मिलाया था। इसका लीडर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वीपी मेनन जो थे इसके इंपॉर्टेंट नेगोशिएटेड थे। देयर मर्जर कंसोलिडेटिंग इंडिया टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाने का काम वीपी मेनन ने किया था और इसके लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन दोनों के कारण क्या हुआ था, जो देसी रियासतें थी वो भारत के अंदर शामिल हो गई और हमारा जो इंडिया कंट्री है वो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड हो गया। इमरजेंसी प्रोविजंस देखने को मिलते हैं जिसमें स्पेशल प्रोविजंस इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस इंसर्ट किए गए हैं, जोड़े गए हैं। अलाउइंग, ये किस चीज़ को अलाउ करता है, द सेंटर टेक डायरेक्ट कंट्रोल ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी जब भी आपकी ऐसी इमरजेंसीज लगेगी, इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी तो कौन कंट्रोल करेगा, सेंटर कंट्रोल करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सक्सेशन फियर क्या होता है। सक्सेशन फियर होता है कि हाँ, किसी भी जो देसी रियासतें हैं वो भारत से अलग ना हो जाए, अलगाव जिसको कहते हैं ना, बिछड़ जाना, वो ना हो जाए, तो इसका डर तो रहता ही है। तो आर्टिकल 1 ने क्या कहा कि इंडिया, दैट इज़ भारत, इंडिया जो भारत है, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, वो क्या है, राज्यों का एक संघ है, सभी राज्य मिलकर भारत बनाए। रिफ्लेक्टेड द अनब्रेकेबल यूनिटी ऑफ द कंट्री, किसी भी तरीके से कोई भी स्टेट ये नहीं कह सकता मैं भारत से अलग होना चाहूँगा, मैं भारत से अलग होऊंगा, ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि अनब्रेकेबल है, ये चीज़ें कभी तोड़ी नहीं जा सकती है। स्टेट्स वर नॉट गिवन द राइट टू सक्सीड, यानी कभी भी स्टेट है, किसी भी स्टेट को ये राइट नहीं दिया गया कि आप जाओ भारत से अलग हो जाओ। ओके, कंक्लूड करते हैं इस आंसर को कि पार्टीशन जो होता है, यानी जो हम कह सकते हैं एक, वो कहते हैं ना विभेद जो होता है, जिसमें जो डिवाइड कर दिया जाता है, उस वो किस चीज़ को शेप्ड करता है, फेडरल सिस्टम को किया था उसने, दैट प्रायोरिटाइज यूनिटी, और जो पार्टीशन के कारण हमने यूनिटी, इंटीग्रिटी और सेंट्रलाइज अथॉरिटी को अपनी प्रोविंशियल ओवर, किस प्रोविंशियल की सत्ताओं के ऊपर, देसी रियासतों को ज़्यादा पावर न देते हुए हमने सेंट्रल ऑथोराइज्ड की थी अथॉरिटी, क्योंकि हम राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहते थे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 के अंदर, जिस समय हम स्टेट्स को वापस से पुनर्गठन करते हैं। स्टेट्स का किन आधारों पर करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है द डिमांड फॉर फेडरल रीअलाइनमेंट कंटिन्यू आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिल जाती है उसके बाद हम रीअलाइनमेंट करते हैं, वापस से किस आधार पर स्टेट्स को बांटते हैं। सबसे पहले लिंग्विस्टिक मूवमेंट आए थे, भाषाई आधार पर। भाषाई आंदोलन क्या होते हैं, लोग कहते हैं हमारी भाषा है, वैसे उस हिसाब से आप हमारे अलग अलग स्टेट्स को बांट दीजिए। लेकिन जब हमारे यहाँ पर शांति का माहौल हो गया था, पार्टीशन सब कुछ हो गया था, हमें हमारी सत्ताएं मिल गई थी, ठीक है, तो क्या होता है रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन का। हम उस सिचुएशन में थोड़ी सोचेंगे जिस सिचुएशन में इमरजेंसीज होगी, जिस सिचुएशन में वॉर होगा, ठीक है, उस सिचुएशन में नहीं सोचा जाएगा। ये शांति का काम है। जब वॉर खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, तब उठा डिमांड, लिंग्विस्टिक मूवमेंट की डिमांड उठती है भाषाई आधार पर। स्ट्रॉन्ग डिमांड्स फॉर स्टेट, ऐसे स्टेट जो बेस्ड ऑन लैंग्वेज के आधार पर अपने आप को अलग करना चाहते थे, लाइक तेलुगु, तमिल, मराठी स्पीकर्स, ये कहते थे हमें हमारे भाषा के आधार पर अलग किया जाए, अलग अलग स्टेट दिया जाए। क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश कब होता है, आंध्र प्रदेश का क्रिएशन 1953 के अंदर होता है आंध्र प्रदेश का, आफ्टर
पोटी सिरामुलु मैट्रोडोम आंध्र प्रदेश वॉज दैट क्रिएटेड बाय तेलुगु स्पीकर्स। आंध्र प्रदेश किन के द्वारा बनाया गया था? तेलुगु स्पीकर्स ने बनाया था, जो तेलुगु भाषा बोलने वाले थे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आती है 1953 के अंदर, जिसमें बताया गया है, कब आती है? 1953 में, हेडेड बाय फैजल अली के द्वारा हेड किया जाता था। इसको किया गया था, रिकमेंड किया था कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, भाषाई आधार पर पुनर्गठन करना चाहिए, बट कॉशन मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अगेंस्ट एक्सेसिव प्रोक्लेमिनिज्म, यानी कि बहुत ज़्यादा स्वायत्ता या फिर नहीं देना है अधिकार जिससे वो अलग हो जाए। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आता है? 1956 के अंदर आता है, जिसमें क्या कहा गया? रीडिफाइन करना, वापस से इंडिया के फेडरल मैप को रीडिफाइन करो, बनाओ, वापस से उसे एक अलग तरीका प्रदान करो। फॉर्मेशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज पहले बनाई गई, बेस्ड लार्जली ऑन लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। भाषाई आधार पर कितने स्टेट बने थे? 14, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जिन्हें स्टेट नहीं सेंटर कंट्रोल करता था। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट स्टेट्स क्रिएटेड, कौन कौन सा बना था? केरला, मलयालम स्पीकर कौन से थे? केरला में मलयालम स्पीकर थे, कर्नाटका में कन्नड़ बोलने वाले लोग थे, महाराष्ट्र में मराठी स्पीकर्स थे, गुजरात में। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स बनाए गए थे भाषाई आधार पर। अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है फेडरलिज्म का, ये हम देखते हैं। जब पुनर्गठन हो जाता है, वापस से रिकॉग्नाइज्ड इन्हें आइडेंटिटी मिल जाती है, रिस्पेक्टेड लिंग्विस्टिक, इनकी भाषाओं को, कल्चरल आइडेंटिटी विद इन द फेडरल फ्रेमवर्क, फिर कल्चरल आइडेंटिटी की बात उठती है। स्ट्रेंथेंड पीपल्स इमोशंस, क्योंकि कल्चर से लोगों का इमोशंस, कल्चरल से इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो अटैचमेंट टू द इंडियन यूनियन बाय हॉनरिंग डाइवर्सिटी, ये किस चीज़ को? विविधता को दर्शाता है। इंडिया में बहुत अलग अलग कल्चर है, तो इस चीज़ के आधार पर जो है स्ट्रेंथन करता है ये पीपल्स के इमोशंस, अटैचमेंट को। तो येट द सेंटर रिटेन्ड इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, फिर भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को एक साथ बांधने का काम किया था, अलग अलग डाइवर्सिटी होते हुए भी। फर्दर डेवलपमेंट देखते हैं, क्रिएशन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड का बना 2000 में बना, तेलंगाना 2014 में बना, एकदम न्यू, रिफ्लेक्टिंग ऑन गोइंग एवोल्यूशन। आज भी फेडरलिज्म चलता ही जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट समरी टेबल देखते हैं फेडरलिज्म के जर्मिनेशन इवोल्यूशन की। कॉलोनियल लेगेसी थी, पहले सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, अर्ली डिसेंट्रलाइजेशन एक्सपेरिमेंट होता है बाद में। इंपॉर्टेंट इवेंट हुए इसमें, रिपन रेजोल्यूशन आया 1882 में, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेशनलिस्ट मूवमेंट में पुश किया गया था कि देसी रियासतों को उनकी ऑटोनॉमी को, डिमांड फॉर फेडरलिज्म की डिमांड उठी थी। फिर इसमें कांग्रेस रिजोल्यूशन आया, क्रिप्स मिशन आया जिसे नकार दिया गया था लोगों के द्वारा, लोकल के द्वारा। फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। पार्टीशन इम्पैक्ट देखने को मिलता है। स्ट्रेंथनिंग सेंटर, इस समय जो है सेंटर स्ट्रेंथ मजबूत किया गया, अखंडता को बनाया गया, प्रिंसली स्टेट्स को शामिल किया गया और इमरजेंसी पावर्स आए। 1947 में पार्टीशन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हुआ, सभी देशी रियासतों को मिलाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनाइटरी फीचर्स, नेशनल यूनिटी की बात की गई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया 1950 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन भाषाई आधार पर, फिर रिस्पेक्ट करते हैं डाइवर्सिटी और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर की। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूड करते हैं आंसर को गाइस। तो द जेनेसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म, जो हम कह सकते हैं हमें देखने को मिलता है, उत्पत्ति और अंकुरण और विकास किसका? भारतीय संघवाद का। रिवील डायनामिक जर्नी थी इसकी, बहुत ही व्यापक हम कह सकते हैं जर्नी रही है। बैलेंस कंपीटिंग नीड्स, उस समय की नीड्स को बैलेंस करना जो ज़रूरतें थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस था, ये नेशनल यूनिटी की बात थी, प्रोविंशियल आइडेंटिटी एंड सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी, इन सभी चीज़ों को बैलेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट था उस टाइम, क्योंकि हम नए नए तरीके से आज़ाद हुए थे। हमें भाषाई आधार पर अपने स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना था, वाइल रूटेड इन द कॉलोनियल एक्सपीरियंस। ये स्ट्रगल्स कहाँ से रूटेड हैं? तो पहले जब हम देखें कॉलोनियल एक्सपीरियंस से नेशनल स्ट्रगल्स हुए, इन सब से मोटिवेशन मिला। इंडियन फेडरलिज्म वॉज केयरफुली क्राफ्टेड टू अ क्रिएट यूनियन दैट
कुड अकोमोडेट डाइवर्सिटी येट रिमेन इंडिविजिबल। कभी इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी ये बहुत एक अलग ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। द बैलेंस रिमेन्स द कोर स्ट्रेंथ, यही इसकी मजबूत पॉइंट रहा है कि बैलेंस है। यहाँ पर कॉन्स्टेंट चैलेंजेस देखने को मिले, लेकिन इंडिया का फेडरलिज्म आज भी वैसा ही बरकरार है। So thank you so much for watching this video, and this is a very basic video on the federalism, इंडिया का जो इवोल्यूशन हुआ कैसा। थैंक यू।